हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हम इससे पहले रिफ्रैक्शन के बारे में जान चुके हैं, क्या होता है, कैसे होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में भी हम जान चुके हैं। आप लास्ट वीडियो में वो देख सकते हैं। वीडियोस आप सभी स्टूडेंट्स वीडियोस को पूरा देखा करें, बीच में ही ना छोड़ा करें। चलो ठीक है, आज हम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ते हैं। तो इसका फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे मतलब एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जो जा रही है, ठीक है। एक होता है रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन किसे बोलते हैं कि लाइट रेज आई और उसी मीडियम में वापस चली गई, उसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन। और हम बात करें रिफ्रैक्शन की। रिफ्रैक्शन क्या होता है, जब लाइट कोई भी रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए, मान लीजिए एयर से वाटर में जाए, वाटर से एयर में जाए, तो इस तरीके को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। याद रखना, एक में एल आता है, एक में नहीं आता है। तो हम बोल रहे हैं कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइन, ये नॉर्मल लाइन होती है, और टू द इंटरफेरेंस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन। और इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इंसिडेंस है, वो क्या होता है कि एक ही पॉइंट पे क्या करता है स्टूडेंट्स, लाई करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बात समझ में आया। तो आपको फर्स्ट रूल मैंने आपको बताया कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, और इनका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल आर लाई इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन के ऊपर होता है, इसको हम कोप्लेन भी बोलते हैं। फिर हम सेकंड बात कर रहे हैं। सेकंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट रूल तो आप रिफ्लेक्शन में भी जान चुके हो, सेकंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सुनिए। द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एक बार इसको समझिए होता क्या है। मैं बोल रहा हूँ एंगल ऑफ द साइन ऑफ द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसका मीनिंग क्या है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब आप एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो कितना है हमारा, एंगल आई। मान लीजिए डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, तो हमने देखा कि यहाँ पे हमारा क्या है, I1, साइन I1। ओके, तो ये तो एंगल के साथ में हम साइन लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बन जाएगा, यदि हम इंसिडेंट जो हमारा एंगल है उसके साथ यदि हम साइन लगा देंगे तो हमारा बन जाएगा साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसी तरह से यदि मान लीजिए ये तो बन गया साइन I1, और इसी तरह से यदि साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो यदि आप साइन रिफ्रैक्शन एंगल के साथ भी आप साइन लगा दोगे तो बन जाएगा साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आप देखो, समझने की कोशिश करो। साइन आई अपॉन, आपको तो मेन यही याद रखना है, अभी मैं समझा दूंगा क्या याद रखना है। तो साइन I1 अपॉन साइन आई अपॉन साइन आर, ये बोल रहे हैं इनका रेशियो, तो आपने रेशियो लोगे ऐसे ही लोगे। ये किसके इक्वल होता है, ये कांस्टेंट होता है, ठीक है। और वो कांस्टेंट क्या होता है, एंड दिस कांस्टेंट इज नोन एज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इसी कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ से आपको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन भी मिल गई। क्या आप यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि जो रेशियो, अब देखो कितनी ईजी है कि इंसिडेंस एंगल के अंदर हमने साइन लगा दिया, रिफ्लेक्टेड एंगल के साथ हमने साइन लगा दिया, इन दोनों का रेशियो किसके इक्वल हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल हो जाएगा। ये स्टूडेंट्स आपको याद रखना है, ठीक है। इस तरह से ही इसी फॉर्म में आपको याद रखना है। तो हम बोलते हैं यदि मान लीजिए रेज जो है वो यहाँ से डेंसर से रेयर में जा रही है, तो ये बात आपको समझ में आई। तो यहाँ से ही मैंने यहाँ पे यही लिखा हुआ है, यदि साइन आई अपॉन साइन आर का रेशियो क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है। यहाँ से हम जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1μ2, इसका मीनिंग क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू 1 के रेस्पेक्ट में सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ठीक है। तो हमने देखा ये आएगा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैंने आपको कल भी बता चुका हूँ, लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, μ2 अपॉन μ1, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसकी जगह ये पुट किया, और यहाँ पे यदि मैं μ2 अपॉन μ1 लिखता हूँ तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट करता हूँ तो मेरे पास यही आएगा। और इसको हम स्नेल्स लॉ के नाम से जानते हैं। कई बार एक मार्क्स में पूछ लिया जाता है, 2 मार्क्स में पूछ लिया व्हाट इज स्नेल्स लॉ, तो आपको ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देना और लास्ट में इक्वेशन लिखनी है, और दिस इक्वेशन इज नोन एज ए स्नेल्स लॉ, ठीक है। अच्छा, यहाँ से स्टूडेंट्स मैंने अभी आपको बात बताई कि यदि मान लीजिए डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगा तो नॉर्मल से दूर हटेगा, और यहाँ पे I1 R1 निकल के आए, और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसका एनालिसिस कर सकते हैं। अच्छा, एक इसका हम इसी में रिलेशनशिप निकाल सकते हैं 1μ2 एंड, अच्छा इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, और इसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू 2, ठीक है। तो अब यदि हम इन दोनों में रिलेशनशिप निकालना चाहें तो ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होता है।
देखो किस तरह से इन्वर्सली इक्वल होते हैं। देखिए किस तरह से, यदि आप इसको लिखोगे तो 1 म्यू 2 किसके इक्वल हो जाएगा, म्यू 2 अपॉन म्यू 1 के। इसी तरह से आप इसको लिखोगे 2 म्यू 1 तो इक्वल आएगा म्यू 1 अपॉन म्यू 2 के। ठीक है स्टूडेंट्स, यदि हम इसको थोड़ा सा चेंज करें, इसको पूरे को 1 अपॉन में लिखें तो ये तो बन गया 1 अपॉन म्यू 2, तो ये भी उल्टा हो जाएगा, सबका रेशियो इक्वल क्या है तो ये भी क्या हो गया यू 1 अपॉन म्यू 2 हो गया। अब ये म्यू 1 अपॉन म्यू 2 हो गया। अब यहाँ से स्टूडेंट्स म्यू 1 अपॉन म्यू 2 को हम क्या लिख सकते हैं, अभी हमने सीखा 2 म्यू 1, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 2 म्यू 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 म्यू 2। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि ये दोनों एक दूसरे के, इनके अंदर जो रिलेशनशिप होता है एक दूसरे का क्या होता है, अपोजिट होता है, इस तरह से इन्वर्सली होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 2 इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। ठीक है, इज इन्वर्सली इक्वल टू द। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। हमने दोनों लॉ के बारे में पढ़ा है, स्नेल्स की इक्वेशन मैंने आपको समझाई, और ये मैंने आपको लर्न करना सिखाया है कि साइन आई इंसिडेंस एंगल के साथ में साइन लगा दिया, रिफ्लेक्टिव एंगल के साथ में साइन लगा दिया, और उन दोनों का रेशियो क्या होता है आपका, उन दोनों का रेशियो आपका निकल के आता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल के आता है। और इस तरह से हम स्नेल्स की इक्वेशन लिख सकते हैं, और साथ ही हम इन दोनों में रिलेशनशिप भी दे सकते हैं, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। तो स्टूडेंट जो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा रहा हूँ वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, सबसे पहले एक बार इसकी डेफिनेशन सुन लीजिए आप सभी। तो हम इसकी सबसे पहले डेफिनेशन देंगे, तो देंगे द फिनोमिना ड्यू टू विच ए रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम ए डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, कि जब भी एक लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, दोबारा सुनिए, जब भी एक लाइट रे, देखो मैं डेफिनेशन बोल रहा हूँ और उसी को समझा रहा हूँ, कि जब भी एक लाइट रे डेंसर मीडियम से कहाँ जा रही है, रेयर मीडियम में जा रही है, जब भी एक लाइट रे आपकी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, तो इस सेंड बैक टू द सेम डेंसर मीडियम, तो ये क्या हो जाती है, दोबारा डेंसर मीडियम में ही क्या हो जाती है, वापस आ जाती है, सेंड बैक, तो वो उनको दोबारा उसी मीडियम में वापस भेज देता है, प्रोवाइड दैट द इंसिडेंट एंगल शुड बी ग्रेटर देन द वन आपका क्रिटिकल एंगल। तो देखिए यदि आपका इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, अभी मैं समझा दूंगा, एक बार आप समझिए कि यदि आपका इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है तो वो रे उसी मीडियम डेंसर मीडियम में ही वापस लौट जाती है, और इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जैसे मान लीजिए कोई रे पानी में से आई और उसका यदि एंगल इससे ज़्यादा हो, इनसे क्रिटिकल एंगल, अभी मैं क्रिटिकल एंगल समझाने वाला हूँ, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो तो दोबारा उसी मीडियम में वापस लौट जाती है, और इसी को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे बात आ रही है क्रिटिकल एंगल की। तो देखिए क्रिटिकल एंगल जो हम बात कर रहे हैं कि क्रिटिकल एंगल हम किस तरह से निकालेंगे, तो देखिए स्टूडेंट्स कि जैसे जैसे, अच्छा आपको पता है क्या कि जब भी कोई रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल से दूर हट जाती है, इसका नॉर्मल है। देखिए पहले डायग्राम को अच्छे से समझिए, आप चाहें तो अपनी नोटबुक में यही डायग्राम बना सकते हैं, बजाय जो आपके नोट्स या दूसरे उसमें डायग्राम मिलता है उसकी जगह आप ये डायग्राम भी बना सकते हैं, क्योंकि इससे चीज़ें अच्छे से समझ में आती है। तो मैंने बोला कि यदि आप की रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, तो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल से दूर हटती है, ये बता रखा है, ठीक है। तो नॉर्मल से दूर हटेगी, तो जब वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में रह जाएगी तो नॉर्मल से दूर हटेगी। अब मान लीजिए मैं इस एंगल को बढ़ाता रहूँ धीरे धीरे, तो ये वाली जो एंगल है रिफ्लेक्शन एंगल वो भी तो बढ़ता रहेगा ना, ठीक है, वो भी क्या होगा, बढ़ेगा, और बढ़ेगा। आप चाहे तो इसको स्नेल्स के लॉ से भी कह सकते हो, क्योंकि हमने अभी भी पढ़ा था साइन आई अपॉन साइन आर का वैल्यू कांस्टेंट रहना चाहिए, तो यदि ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा। तो यहाँ से यदि आप इसको बढ़ाते रहते हैं तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी, तो ये जो एंगल आर होगा ना वो 90 डिग्री बन जाएगा, एंगल आर जो है वो आपका कितना डिग्री बन जाएगा, 90 डिग्री। स्टूडेंट समझिए, ये रे यहाँ से आई और ये एंगल आर आपका 90 डिग्री बन गया, ये एंगल आई है, और अब पूरी की पूरी रे इस वाली इसकी सरफेस पे क्या हो रही है, आपकी रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है, रिफ्रैक्शन होके वे दोबारा मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाके, एक मीडियम से दूसरी जगह जाके वो उसी सरफेस के ऊपर आ जाती है, 90 डिग्री का एंगल बना लेती है नॉर्मल के साथ में। तो इसी को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, कि वो इंसिडेंस एंगल जब रिफ्लेक्टेड रे अपने नॉर्मल से 90 डिग्री का एंगल बना लेती है,
तो उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री का हो जाता है, तो उस इंसिडेंस एंगल को ही हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं कि वो कौन सा एंगल होगा, वो कौन सा एंगल होगा जब रिफ्रैक्टेड रे 90 डिग्री का एंगल बना लेगी, उसको बोलेंगे हम आईसी। देखो यहाँ पे मैंने आईसी लिखा है, यहाँ पे आईसी लिखा है। अभी इन तीनों इक्वेशंस को मैं समझा देता हूँ तो ये बात आपको समझ में आई होगी। आईसी हमने किसे कहा है, तो जब भी 90 डिग्री से ज़्यादा 90 डिग्री हो जाएगा रिफ्रैक्टेड एंगल तो इंसिडेंस एंगल को हम क्या बोलेंगे, आपको इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। तो जब भी अब डेफिनेशन को समझिए, तो यदि क्रिटिकल एंगल से कम है इंसिडेंस एंगल तो वो क्या होगा, दूसरे मीडियम में चली जाएगी रे। यदि क्रिटिकल एंगल के बराबर है तो वो 90 डिग्री का एंगल बना लेगी, मतलब सरफेस पे चली जाएगी। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है क्या, यदि क्रिटिकल एंगल से, इसी से आपकी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन दी जाती है, यदि क्रिटिकल एंगल इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है तो रिफ्लेक्टेड रे रिफ्लेक्ट होकर उसी मीडियम में वापस चली जाती है, डेंसर मीडियम में ही वापस आ जाती है। और इसी फिनोमेना को स्टूडेंट्स किसके नाम से जाना जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के नाम से जाना जाता है। अच्छा, इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं इसके फॉलो होने के लिए। तो पहली कंडीशन बोलते हैं कि लाइट रे हमेशा कहाँ से कहाँ जानी चाहिए, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ही जानी चाहिए। लाइट रे हमेशा कहाँ से कहाँ जानी चाहिए, रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम। सेकंड कंडीशन, इंसिडेंस जो एंगल होना चाहिए वो किससे ज़्यादा होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से आपका ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, और तभी ये रिफ्लेक्ट कर पाएगा जब ये 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इसकी दो कंडीशंस होती हैं जो कि क्या होनी चाहिए, फॉलो होनी चाहिए। तो आप सभी को ये बात समझ में आई। ठीक है, इससे आगे हम थोड़ा सा इसी से रिलेटेड टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। स्टूडेंट आप सभी पढ़ाई जरूर करते रहिए, डेली नोट्स लिखिए, डेली पढ़ाई करिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।